बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज बेटा हम आपके सामने ये दो टॉपिक्स हैं हमारे, एक तो कम्प्रहेंशन और दूसरे फ्रेसी राइटिंग। स्लो इसे प्रोनाउंस करें तो इसे आप यूँ समझें फ्रेसी, ठीक है। फ्रेसी राइटिंग, कम्प्रहेंशन और फ्रेसी राइटिंग। अच्छा, ये जो कम्प्रहेंशन है ये क्या चीज़ है? कम्प्रहेंशन जो है ना, असल में ये वर्ड आपके कम्प्रीहेंड से निकला है। कम्प्रीहेंड का मतलब क्या होता है? समझना, ठीक है। ये इसको उर्दू में हम इदराक कहते हैं, कम्प्रीहेंशन को, ठीक है। इसका क्या मफहूम है, क्या इसके मीनिंग है, वो देख लें। अभी हमने जो बात की है ना, बिल्कुल उसी तरह से है नीचे भी कि कम्प्रीहेंशन यानी नाउन है, ये वर्ब कम्प्रीहेंड से है जिसके मानी समझना है। यानी कोई ऐसी चीज़ है जिसको हमने कोशिश करनी है समझने की। वो किस तरह से समझते हैं देखते हैं कि इम्तहानी लिहाज से कम्प्रीहेंशन, ये ज़रा इसे देख लें आप, ये है असल में इसकी जो डेफिनेशन बनती है हमारे एग्ज़ाम के हवाले से। वो क्या है कि इससे मुराद क्या है कि कम्प्रीहेंशन से मुराद किसी पैसेज, कोई इक़्तिबास जिसे हम उर्दू में कहते हैं, को पढ़ के उसके मफहूम को समझ कर पैसेज के आखिर पे दिए गए सवालों के जो है जवाबात या जवाब देना जो है उसको हम कम्प्रीहेंशन कहते हैं, ठीक है ना। इसके लिए चंद एक चीज़ें हैं, इसके लिए दर्ज निकाल जो है उसे ज़हन में रखना चाहिए। ये नीचे 4 5 7 है, 6 7, तो इसको आपने ज़रा ज़हन में रखना है। पहली बात है वो क्या है कि पहली जो आपने बात ज़हन में रखनी है वो ये है कि जो आपको दिए गए इक़्तिबार यानी पैसेज को तसल्ली से कई बार पढ़ें, ठीक है। उसको आपने कोशिश करनी है कि बार बार पढ़ा जाए, लेकिन इतना टाइम नहीं होता ना एग्ज़ाम में। तो आपने क्या करना है कि इसको 3 टाइम्स एटलीस्ट जो है ना वो इसे पढ़ लें, ठीक है। इसे देखते हैं जी। पहला जो हमारा रूल है वो क्या है कि दिए गए इक़्तिबास को तसल्ली से कई बार इस तरह पढ़ें कि आपको इसका मफहूम जो है वो समझ में आ जाए, ठीक है ना। पहली इसको जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना तो फर्स्ट रीडिंग जो है उसमें तो बिल्कुल अक्सर ऐसे होता है कि वो सारा कुछ सर के ऊपर से गुजर जाता है, समझ नहीं लगती है क्या बात हुई है, बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। पहली जब आप बेटा रीडिंग देंगे तो ऐसे ही होगा, ये सबके साथ ऐसे होता है कि आप बिल्कुल वो यू विल फाइंड योरसेल्फ इन अ वेरी बिविल्डर्ड सॉर्ट ऑफ स्टेट ऑफ माइंड, बिल्कुल परेशान सा कि कोई चीज़ हाथ में नहीं आई। लेकिन जब आप उसको दूसरी रीडिंग देंगे ना तो आप देखिएगा कि कुछ जो चीज़ें हैं वो आपको ऐसे जैसे कोई चीज़ जहन में बैठने लग गई है, कुछ समझ, जैसे पिक्चर एक थोड़ी सी ऐसे हल्की सी पिक्चर बन जाती है, ठीक है ना। और आप उसको साथ साथ जो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें लगती हैं वो बेशक अंडरलाइन कर लें, अगर नहीं भी करना चाह रहे तो ना बेशक करें। लेकिन इससे आगे वाला जो स्टेप है यानी उसे थर्ड एक रीडिंग और दे दें तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे ये देखिएगा कि क्या करना है कि 2 से 3 दफ़ा पढ़ना आमतौर पे काफ़ी समझा जाता है। आप उसे 3 दफ़ा पढ़ ले, फ़र्ज़ करें आपने पढ़ लिया है और फिर भी आप समझते हैं कि मुझे अभी भी बहुत क्लियर नहीं हुआ, तो इसे बेशक आप यहाँ पे रोक के तो एक और रीडिंग जो है वो और दे लें, 4th रीडिंग भी दी जा सकती है, ठीक हो गया ना। अच्छा, एक और चीज़ ऐसे है कि आपने एक दफ़ा उसे पढ़ लिया है अपना जो पैसेज है, राइट, तो बेशक एक दफ़ा पढ़ने के बाद ही, ये 3-4 दफ़ा रीडिंग करने से पहले ही बेशक आप डायरेक्ट इस पॉइंट पे आ जाएं कि आप उसके जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना उनको पहले पढ़ लें, ठीक हो गया ना। आपने क्वेश्चन पहले पढ़ लिए और जब फिर आप उस पैसेज को पढ़ें तो जहाँ जहाँ पे आपको लगे ना कि ये उसका आंसर हो सकता है तो वहाँ उसे अंडरलाइन करके उस क्वेश्चन का नंबर लिखते जाएं कि ये पहले क्वेश्चन का आंसर है, ये दूसरे का, ये तीसरे का। बात क्लियर हो रही है ना, ठीक है। ये देखें, सेकंड जो है हर सवाल को अच्छी तरह पढ़ के उसका मतलब समझने की कोशिश करें। ये मैंने आपसे अर्ज़ किया है कि एक तो ये तरीका है कि आप 2 3 4 दफ़ा उसे पढ़ लें और उसके बाद फिर जो है वो अपना ये जो क्वेश्चन हैं उनको पढ़ें, ठीक है। एक बात यह है, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि आप पैराग्राफ को एक दफ़ा पढ़ लें और फिर दूसरी दफ़ा जो है वो क्या करें कि ये जो क्वेश्चंस दिए होते हैं ना लास्ट पे उनको पढ़ लें और फिर सेकंड और थर्ड रीडिंग में आप कोशिश करें कि उसके अंदर जहाँ जहाँ पे उसके आंसर है ना उस पैराग्राफ के अंदर क्वेश्चंस के, तो उसको मार्क कर लें कि ये पहला
क्वेश्चन है उसका आंसर है, दूसरा तीसरा चौथा, जैसे भी वो आपको नजर आए। ठीक होगी ना बात। और आगे जो आपने थर्ड यहाँ पे जो एक इंस्ट्रक्शन से दी है वो ये है कि जिन लाइनों में सवाल के जवाब नजर आए उनको अंडरलाइन कर लें। ये अभी हमने बात की है बिल्कुल ऐसे। ठीक है। नेक्स्ट जो बात जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि ये अमर पेश नज़र रहे कि सवालात के जवाबात को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश करें। ये आपने ये जो इसके आंसर लिखने हैं वो बेटा अपने अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करनी है। यानी आपने वहाँ पे ले लिया क्वेश्चन, अब आपको वहाँ पे पैराग्राफ में आंसर भी मिल गया। अब आपकी अंडरस्टैंडिंग और कम्प्रिहेंशन तो यही है ना, यहीं से चेक होगी ना कि आपने उसको समझा कि नहीं। अगर आप उसे वहाँ पे से कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो वो अच्छा आंसर नहीं समझा जाता, बल्कि उसको कोई मार्क भी नहीं दिया जाता। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि वहाँ से लेके तो उसको अपने अल्फाज में समझ के बयान करने की कोशिश करनी है। ठीक होगी ना बात। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एक और ज़रूरी बात यह है, यह वही उन्होंने लिखा है कि सवाल जिस टेंस में पूछा जाए, आपको जो लास्ट पे क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चंस जिस टेंस में पूछे गए हों जवाब भी उसी टेंस में दें। ठीक है ना। अगर वो पास्ट टेंस में क्वेश्चन पूछा है तो पास्ट टेंस में ही उसका आंसर आना चाहिए। अगर वो प्रेजेंट में पूछ रहा है तो आपने उसका आंसर भी प्रेजेंट में करना है। ये बात क्लियर हो गई है ना। अब आगे देखिएगा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो हम अक्सर जो है वो अपने इस क्वेश्चंस का आंसर पूरा नहीं करते। वो किस तरह से पूरा नहीं होता, ये देखिएगा कि सवाल का जवाब मुकम्मल, दुरुस्त और वाज़ेह होना चाहिए। ठीक है। एक तो ये है कि वो मुकम्मल हो और सही भी हो और साथ में वाज़ेह क्लियर हो। मसलन ये है जी, क्वेश्चन आपसे किया जाता है वेयर आर यू गोइंग, तो आप उसका जवाब देते हैं टू कॉलेज। ये बात गलत है। आपने उसे सही तरह से पूरा कंप्लीट आंसर करना है। और कंप्लीट आंसर क्या होगा कि आई एम गोइंग टू कॉलेज, राइट। अब आगे ज़रा देखें कि ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो सवालों के जवाब हैं, अमूमन सवाल का जवाब इनडायरेक्ट नरेशन में लिखा जाता है। सही है ना। वो जो इन्वर्टेड कामाज वाली जो स्टेटमेंट या वो पैसेज जो होता है उस तरह से नहीं, ठीक है, बल्कि इनडायरेक्ट में। वो डायरेक्ट होता है, जो कामाज में, इन्वर्टेड कामाज में जो चीज़ लिखी जाती है उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं या डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। और जो कामाज को हटा के हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने पढ़े हैं ना, तो वो जो हम कामाज हटा के वहाँ पे दैट या इफ और इस तरह से जो वर्ड्स लगाते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं, उसको इनडायरेक्ट नरेशन कहा जाता है। तो वो जो हमें बात बताई जा रही है वो ये है कि हमने जब भी क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं तो उसे इनडायरेक्ट नरेशन में लिखना है। ठीक है। ये बेटा कंप्रीहेंशन है। अब इसी से तकरीबन मिलती जुलती जो है वो आपकी प्रेसी राइटिंग भी है। प्रेसी राइटिंग जो है इसको उर्दू में इख्तिसार नवीसी कहते हैं। इख्तिसार नवीसी क्या है या प्रेसी राइटिंग क्या है कि आपने एक बहुत बड़ा पैराग्राफ है, उसको आपने मुख्तसर करके इस तरह से लिखना है कि जो भी उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो उसमें आ जाएं और जितनी भी डिटेल्स और इररेलेवेंट चीज़ें हैं ना वो आपने उसको ओमिट कर देना होता है। आम तौर से इसे ये कहते हैं जी कि आपने 1/3 करना है। जो पैराग्राफ है उसका 1/3, मसलन आपने एक पैराग्राफ लिया है तो उसके 3 हिस्से कर लें, तो जो एक हिस्सा है ना, तीसरा हिस्सा यूँ कह लें, उस जितनी आपने वो प्रेसी करनी है। तो उसमें आप वर्ड्स जो हैं वो भी लास्ट पे लिख दिया करें कि भाई एक्चुअल जो वर्ड्स हैं इस पैराग्राफ के वो इतने हैं और हमने जो प्रेसी की है उसके वर्ड्स ये हैं। ठीक है ना। वो उसके मुताबिक जो है, ताकि उसे पता चल जाए। वहाँ पे उसे गिनने का तो फुर्सत नहीं ना होती, आप उसे सारी फैसिलिटेट करेंगे अपने एग्जामिनर को। अब ज़रा देखते हैं कि ये क्या है। प्रेसी फ्रांसीसी लफ्ज़ प्रेस से है जिसके मानी इख्तिसार के हैं, यानी मुख्तसर। इम्तहान में किसी इक़्तिबास को गैर ज़रूरी तफसीलात से पाक करके उसके सिर्फ अहम नुकात को मुख्तसर लिखने का नाम प्रेसी राइटिंग है। ठीक है। अभी जो हमने बात की थी कि आपने जो एक्चुअल जो उसके सही वर्ड्स हैं ना, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, सिर्फ आपने उसको लिखना होता है। ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो ज़रा देखें कि
उसने हमें पहली जो इंस्ट्रक्शन दी है वो ये है जी कि इक़्तिबास को कम से कम 4 दफ़ा पढ़ें। ठीक है, ये आपको दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत कोई नहीं, वही जो कॉम्प्रिहेंशन में आपने पढ़ा होगा उसी से आपका काफ़ी काम चल जाता है, ताकि आपको ये 4 दफ़ा पढ़ें ताकि आपको इसकी मुकम्मल समझ आ जाए। अगर फिर भी मसला हो तो इसे ज़्यादा दफ़ा भी पढ़ा जा सकता है। राइट, यहाँ पे हम ये ज़रा पॉइंट्स पढ़ लें, इसके बाद मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी यहाँ पे बात बताता हूँ और वो इस प्रेसी को करने में बहुत हेल्पफुल होगी। दूसरी जो बात है वो ये है जी कि इक़्तिबास को पढ़ते हुए अहम निकात को पेपर के आखिर पर अलग लिख लें। इसे बाद में इसी रफ़ ड्राफ्ट की मदद से असल पैराग्राफ लिख लें। यानी आप जब पैराग्राफ आपने पढ़ा है और आपको लगता है कि ये चीज़ें जो हैं ये इम्पोर्टेंट हैं, तो आपने उसको अलग पेज पे, किसी और पेज पे नहीं, अपनी उसी आंसर बुक के पेज पे लास्ट पे कर लें या वहीं पे बेशक कर लें और उसके ऊपर लिख लें रफ़ ड्राफ्ट, बेशक वहाँ पे लिखते जाएं। ठीक हो गया ना। और आप जब वहाँ पे वर्ड्स गिन लें और देखें कि क्या जितने आपको रिक्वायर्ड वर्ड्स थे उतने ही हैं। अगर वो ज़्यादा हों तो उसे आप काट के कम कर सकते हैं, और कम हैं तो उसे आप ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसे आपने ऐसे ही बिल्कुल रफ़ ड्राफ्ट का नाम दे देना। और मैं आपको बताऊँ कि ये रफ़ ड्राफ्ट जो है ना, ये भी आपकी उस मार्क्स गेनिंग गेम के अंदर ये काउंट होता है बिल्कुल। ठीक है ना। आपने इसे रफ़ ड्राफ्ट अपना ज़रूर बनाना है। फिर रफ़ ड्राफ्ट बनाने के बाद जो है वो आपने अपना असल जो प्रेसी है ना वो साइड पे अलग जो है दूसरा पेज उस पर लिख लेनी है। ठीक है ना। वो उसे पता चल जाएगा हाँ भाई ये इसकी प्रेसी है और ये इसका रफ़ ड्राफ्ट है। ठीक है। तीसरा जो इसके बारे में पॉइंट या इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि जो प्रेसी का पैराग्राफ है असल पैराग्राफ का 1/3 होता है। अभी जो मैंने बात की थी कि 1/3 होना चाहिए, कि यानी अगर असल पैराग्राफ के अल्फाज 90 हैं तो प्रेसी के पैराग्राफ के अल्फाज 30 होने चाहिए, यानी 30 होने चाहिए। ये जो है वो 1/3 उसका हो गया। 1/3 कैसे निकालते हैं वो आपको पता ही है कि आपने जो टोटल आपके पास जो वर्ड्स होंगे उसको आपने 3 पे आपने डिवाइड कर देना, तो 1/3 उसका निकला है। आगे देखेंगे प्रेसी को हमेशा 3rd पर्सन और इनडायरेक्ट नरेशन में लिखते हैं। ठीक है। ये आपने कभी भी 1st पर्सन यानी आई और वी जो है उसमें नहीं लिखना, बल्कि आपने क्या करना है कि 3rd पर्सन में लिखना है। ठीक है। 3rd पर्सन क्या है, ये ही शी इट दे, राइट। और इनडायरेक्ट नरेशन जो है वो आपने अडॉप्ट करनी है। फिर 5th जो इसके बारे में बात है वो ये है कि असल जो इक़्तिबास है यानी जो पैसेज है या पैराग्राफ है, असल इक़्तिबास से प्रेसी करते वक्त ख्यालात की तरतीब तो बदला जा सकता है। ठीक है। लेकिन इसका मफ़हूम जो है वो बदलने की कोशिश मत करें। आप अपने लिहाज से अगर कोई सेंटेंस ऊपर नीचे या कोई थॉट जो है वो ऊपर नीचे करना चाहें तो वो हो सकता है, लेकिन थॉट को या उसका जो पूरे पैराग्राफ का कोई मीनिंग या मफ़हूम है उसको नहीं बदलना। ठीक है ना। नेक्स्ट देखें 6th जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि प्रेसी मुख्तसर लिखने को कहते हैं, इसलिए इसकी तशरीह या इस पर तबसरा ना करें। ये बहुत बड़ा फॉल्ट है जो हमारे बच्चों को, हमारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता। वो उसके ऊपर कमेंट करने लग जाते हैं या उसे एक्सप्लेन करने लग जाते हैं। ठीक है। एक्सप्लेन नहीं मेरा बेटा करना, आपने क्या करना है उसे प्रिसाइज करना है। ठीक है। उसको स्क्वीज करना है, छोटा मुख्तसर सा लिख के आपने लिखने की कोशिश करनी है। आप आगे देखिए ज़रा, नेक्स्ट जो पॉइंट है 7th वो है कि अगर किसी लफ्ज़ के मानी का पता ना चल रहा हो तो फ़िक्रे के बाकी हिस्सों की मदद से उसके राउंड अबाउट मीनिंग जो हैं उसको निकालने की कोशिश करें। ठीक है। आप जब कोई पैराग्राफ कर रहे हैं तो आपको किसी फ़र्ज़ करें वर्ड का पता नहीं चलता, उसके एग्जैक्ट मीनिंग का नहीं पता, और ये ऐसे ही होता है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं कि बाज़ का स्टूडेंट्स को उसका मीनिंग का पता नहीं होता। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूं कि जिस मीनिंग वर्ड का मीनिंग आपको नहीं आ रहा ना, वहाँ पूरे हाल में किसी को भी नहीं आ रहा होता। तो फिर मार्क्स कैसे लेते हैं लोग? वो मार्क्स इस तरह से लेते हैं कि वो उस वर्ड को बाकी सेंटेंस के साथ मिला के तो उसका कोई मीनिंग जो है वो खुद ही निकाल लेते हैं। ठीक है। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इन्फर, INFER, इन्फर, यानी मीनिंग को इन्फर करना, मीनिंग अखज़ कर लेना। तो वो जो मीनिंग आप इन्फर करते हैं या मीनिंग अखज़ कर लेते हैं ना,
वो ही असल में उसके मीनिंग होते हैं। जब बाद में आप डिक्शनरी को भी देखें ना, तो आपको ये महसूस होगा हाँ भाई इसका तो वही मतलब है, राइट। इसे आप यूँ समझे ना, जब आप पैराग्राफ पढ़ते हैं तो आपसे कोई पूछता है कि आपको भाई इसने पढ़ लिया आपने, आपको कोई इसमें मसला तो कोई नहीं, आपको समझ आ गई है, तो आप ये कहते हैं हाँ जी समझ आ गई है। फिर अगर कोई आपसे कहे कि इस मीनिंग, ये जो वर्ड है इसका मीनिंग बताएं, तो आप ये कहते हैं जी मैं आपको मीनिंग तो नहीं बता सकता, लेकिन मुझे इसकी समझ आ गई है, राइट। वो जो आपको समझ आ गई होती है ना, वो असल में आपने मीनिंग इन्फर किए होते हैं, और आपके वो इन्फर किए हुए मीनिंग डिक्शनरी मीनिंग जैसे ही होते हैं। अगर आप बाद में डिक्शनरी देखें तो आपको पता चलता है हाँ भाई मैंने तो बिल्कुल सही जो है मीनिंग जो है वो वहाँ से इन्फर किए थे। तो ये भी एक टेक्निक है कि जब आप कोई मुश्किल आ जाए वर्ड, तो उसको आगे पीछे ये जो कॉन्टेक्स्ट होता है उसके लिहाज से, पूरे सेंटेंस के लिहाज से, या उसके आगे पीछे जो सेंटेंस है उसके लिहाज से खुद से मीनिंग जो है वो इन्फर करने की कोशिश करें, ठीक है। जब आप वो इन्फर करेंगे तो आपके मीनिंग जो हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट और सही मीनिंग जो है उस वर्ड के होंगे। इसलिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो करेंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है, तो ऐसा मुश्किल काम नहीं है ये। आगे देखें जी, प्रेसी जो है हमेशा अपने अल्फाज में लिखें, ये बड़ी ज़रूरी बात है। आपने अपने वर्ड्स यूज़ करने हैं, और अच्छे अल्फाज और फ़िक्रे जिनमें जामियत और इख्तिसार हो उसको इस्तेमाल करें। अभी हम आगे जो है चल के मीनिंग जो है वो इन्फर कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे, ठीक है। और दूसरे ये जो बात है कि ऐसे वर्ड्स जो और फ़िक्रे जिनमें कम्प्रीहेंशन हो, जिसमें वो कम्प्रीहेंसिव हो और उसमें वो ब्रेविटी भी हो, ऐसे वर्ड्स को और सेंटेंसेस या फ्रेजेस को इस्तेमाल करना चाहिए। वो हम देखेंगे कि कैसे करना है। आगे नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं। आगे ज़रा देखें जी, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि इक़्तिबास का उन्वान ज़रूर दें, चाहे उसने पूछा हो, एग्जामिनर ने आपसे पूछा हो या ना पूछा हो, आपने इवन देन टाइटल जो है उस पैराग्राफ का वो बेटा ज़रूर लिखना है, ठीक है ना। इस कि ये जो अभी हमने डिस्कशन की है, मेरा ख्याल है इसमें कोई ऐसी बात मुश्किल तो नहीं रही। फिर भी अगर कोई बात हो तो आप पूछ सकते हैं। अब जो है बात वो मैं ये आपसे करना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे पास कोई जैसे लंबे सेंटेंसेस होते हैं ना, ठीक है, अभी जैसे हम पीछे बात की थी कि जब लॉन्ग सेंटेंसेस आ जाएं तो उनको शॉर्ट किस तरह से हमने करना है। ये चंद एक सेंटेंसेस हैं, आप ये देखिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई इसको किस तरह से हमने स्क्वीज कैसे करना होता है चीज़ों को। ये देखें, ये लिखा है इट इज़ एंटायरली विद इन द बाउंड्स ऑफ पॉसिबिलिटी, ठीक है। ये इतना लंबा सेंटेंस लिखा है, विद इन द बाउंड्स ऑफ पॉसिबिलिटी दैट द कल्प्रिट हैज एस्केप्ड इनटू अ नेबरिंग कंट्री विदाउट द अथॉरिटीज, ठीक है। अब इस सारे सेंटेंस को, इतने लंबे सेंटेंस को, ये एसएफ यानी शॉर्ट फॉर्म, इसकी शॉर्ट फॉर्म में हमने किस तरह से लिखना है कि देखें, इट इज़ पॉसिबल दैट, ये जो है ना विद इन द बाउंड्स ऑफ पॉसिबिलिटी, तो इतना लंबा जो है एक्सप्रेशन या इतना ज़्यादा वो जो है कुछ लंबा एक्सप्रेशन यूज़ करने की बजाय ये जो हमने यूज़ किया है इधर कि विद इन द बाउंड्स ऑफ पॉसिबिलिटी, तो इसे हम सीधे अगर ऐसे कर दें कि इट इज़ पॉसिबल, ठीक है ना। और किस तरह से, दैट द कल्प्रिट हैज़ एस्केप्ड इनटू अ नेबरिंग कंट्री विदाउट द अथॉरिटीज़, यानी वो अथॉरिटीज़ के बगैर ही वो उस दूसरे कंट्री में वो कल्प्रिट चला गया है। तो इसे हम किस तरह से कर सकते हैं, वो ऐसे करेंगे कि इट इज़ पॉसिबल दैट द कल्प्रिट सीक्रेटली, ये देखें ना, ये इतना लंबा जो सेंटेंस ये बनाया है, तो उसको हमने एक ही वर्ड दे दिया बस कि सीक्रेटली एस्केप्ड इनटू अ नेबरिंग कंट्री, राइट। इजी है काम। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो ज़रा देखें, इट वॉज ब्रॉट टू माई नोटिस दैट यू सेल्डम कम ऑफिस इन टाइम, तो ये इट हैज़ ब्रॉट टू माई नोटिस, इतना लंबा लिखने की बजाय क्या होगा, आई लर्न, सिंपल इज दैट, ठीक है, दैट यू ऑफन कम लेट टू ऑफिस, सीधी सी बात है, कोई ऐसी बात लंबी चौड़ी वो जो है वो कहानी डालने की ज़रूरत नहीं। आगे ये देखें, आफ्टर द शो वॉज ओवर आई वेंट टू प्लाजा विच हैड बीन ओनली रिसेंटली बिल्ट। इस सेंटेंस को हम कैसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, आफ्टर द शो आई वेंट टू अ रिसेंटली बिल्ट प्लाजा, बस, राइट। अब आगे ये भी देख लें कि टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी आई हेल्प द आर्मी पीपल सो दैट द विलेजेस कुड बी मूव्ड टू अ सेफ प्लेस। शॉर्ट फॉर्म क्या होगी, आई गेव मैक्सिमम हेल्प टू द आर्मी,
ठीक है नहीं, इतना ज़्यादा लिखने के बजाय इतना है, आई गेव मैक्सिमम हेल्प टू द आर्मी इन मूविंग द विलेजेस टू सेफ्टी। ये काफ़ी सारे सेंटेंसेस हैं, आप इसे देख सकते हैं। इसका जो PDF फॉर्म है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, तो आप बेशक उसे डायरेक्ट जो है वो आप कर लेना, डाउनलोड कर लेना वहाँ से। ठीक है, ये 23 सेंटेंसेस हैं, साथ में शॉर्ट फॉर्म्स भी दी हुई हैं। और इससे पहले जो हम अभी पीछे हमने ये वाला जो किया है, सारी ये प्रैक्टिस जो की है, तो इसको भी मैं वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसको समझ लें, ये बहुत इजी सा है। इसके बाद फिर हम इंशाल्लाह कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना कुछ ही है, इसे आप ज़रा कोशिश करें, ठीक है ना, तो समझने की और थोड़ी बहुत जो है प्रैक्टिस करने की। तो ये जब ये छोटी सी अभी आपको चीज़ लग रही है, बड़ा छोटा सा स्टेप, लेकिन ये छोटा स्टेप जो है ये देखिएगा आपको आगे जाकर कितना हेल्प करेगा। ठीक है, ओके, फिर खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह एंड बेस्ट ऑफ लक।